हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस वीडियो में स्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं कि हम लोग देखने वाले हैं कि अगर एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर आप बताओगे कैसे कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है। तो स्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम लोगों को जो मेथड पढ़ना है वो है जेल्डाल मेथड। थ्रू जेल्डाल मेथड हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर परसेंटेज नाइट्रोजन का क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ करना क्या होता है, प्रिंसिपल देख लो। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने, उसको H2SO4 के साथ आप हीट कर रहे हो। तो जैसे हीट करोगे आप, तो हीट करने के बाद अमोनियम सल्फेट बन जाता है। देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर आप मेरे से पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके लिए यही है, अमोनियम सल्फेट। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको H2SO4 के साथ हीट किया, तो अमोनियम सल्फेट बन गया। अच्छा, साथ में और भी कुछ बना है, जैसे यहाँ पे आप देख लो CO2 बना, H2O SO2 गैस। पर इससे आपका कंसर्न नहीं है, वो भी वहां पे प्रेजेंट होगा, CO2 उड़ जाएगा अगर ओपन वेसल हुआ तो। ठीक है। लेकिन अमोनियम सल्फेट बन गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सारा का सारा नाइट्रोजन था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, अमोनियम सल्फेट में। ठीक है। अब आप इस मिक्सचर को सेकेंड स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने उसको हीट करा, ठीक है, H2SO4 के साथ। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, कि अब जो अमोनियम सल्फेट आपको यहाँ मिला था इन फर्स्ट स्टेप, उसको आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो आप इसको चाहो तो ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, NH3 और साथ में H2SO4। तो ये NaOH H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये जो अमोनिया यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर यही अमोनिया वहां से अलग हो जाती है। पहले देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन को हम लोगों ने अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया, फिर अमोनियम सल्फेट से उसको NH3 गैस में कन्वर्ट किया। अब उस NH3 गैस को, अब ये देखो यहाँ से देखिए, पहले स्टेप में आपने एसिड से कराया, सेकेंड स्टेप में आपने बेस से कराया, और आपने नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। टू स्टेप के बाद जो आपका नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 अमोनिया में, अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो गया। अब उस अमोनिया गैस, वो जो अमोनिया गैस हुआ, उस अमोनिया गैस का रिएक्शन हम लोगों को फिर से H2SO4 से कराना है। ठीक है। वो जो अमोनिया गैस था आपने उसको अलग कर लिया, उसका रिएक्शन देखिए, उसी अमोनिया गैस का रिएक्शन आपने H2SO4 से कराया। लेकिन यहाँ पे बेटा ध्यान क्या रखना है कि अभी आपके पास वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा H2SO4 का। आप जो आप रिएक्शन करा रहे हो, वो जो अमोनिया गैस निकला उसका स्टैंडर्ड H2SO4 से करा रहे हो आप। क्वेश्चन मतलब क्या स्टैंडर्ड H2SO4 का, कि यहाँ पे आपको इसकी नॉर्मेलिटी भी पता है, और साथ में एक तो नॉर्मेलिटी भी पता है और दूसरी आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी पता है इसका। ठीक है। और जब आपने अमोनिया गैस, अमोनिया कैसे हो जाएगा, एक बेसिक गैस हो जाएगा। ठीक है, लुईस बेस बोल सकते हो आप। तो ये होगा बेसिक, और ये जो आपका है H2SO4 वो कैसा होता है, एसिडिक है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, अमोनियम सल्फेट फिर से फॉर्म हो गया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपने मान लो H2SO4 लिया था 100 ml। ठीक है। वो अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद बच गया मान लो 20 ml बच गया अमोनिया से, यहाँ पे कन्वर्जन के बाद 20 ml बच गया। तो अब देखो, तो ये जो 20 ml बच गया ना, अब आपको क्या करना होगा वहां पर, कि इस 20 ml को हम लोग क्या बोल देंगे, अनरिएक्टेड। ठीक है, अनरिएक्टेड पार्ट। ठीक है, अनरिएक्टेड पार्ट या फिर अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ H2SO4। लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको पता नहीं होता कि कितना अनरिएक्टेड बच गया। तो ये पता करने के लिए कितना अमाउंट अनरिएक्टेड बच गया है, हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, अनरिएक्टेड H2SO4 इज टाइट्रेटेड विद NaOH टू कैलकुलेट अनरिएक्टेड H2SO4, अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड H2SO4। तो आपको पहले इसका पता होगा कि टोटल वॉल्यूम कितना है, ये पता होता है। यहां से आपने थ्रू टाइट्रेशन पता लगा लिया कि कितना एसिड बचा हुआ था। तो आपको इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल पता चल गया कि कुछ अनरिएक्टेड क्या बचा था। तो इन दोनों को आप माइनस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम, हाउ मच अमाउंट ऑफ H2SO4 इज रिएक्टेड विद अमोनिया। ठीक है। अच्छा, हम लोग ना एक बार और इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि रिएक्शन में कैसे होगा। ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे एपरेटस कैसा होगा। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में एपरेटस का नाम लिख देता है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये वाला पार्ट कवर कर। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक जेल्टाल डाइजेस्टिव फ्लास्क होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं मार्क कर देता हूँ, इस फ्लास्क के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस फ्लास्क के बारे में, इसी को बोलते हैं जेल्डाल डाइजेस्टिव फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर आप देखिए क्या क्या रख रखा है आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया, H2SO4 रख दिया, थोड़ा कॉपर सल्फेट भी रख देते हैं। वैसे कॉपर सल्फेट याद रखने की आज से आपको जरूरत है नहीं, पर हाँ H2SO4 भी वहां होता है और कॉपर सल्फेट भी होता है।
आप मेनली क्या मान के चलोगे बेटा कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड H2SO4 है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो जैसा कि आप पहला रिएक्शन जानते हो कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर की नाइट्रोजन है वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा और कुछ गैसेस बनाएगा, वाटर बनाएगा। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है, अमोनियम सल्फेट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट में। देन अब हम लोग क्या करते हैं, इस अमोनियम सल्फेट को राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेते हैं सेकंड स्टेप में, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ले रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ ले रखा है यहाँ पर, ठीक है, देखते रहिए। यहाँ से लिया और इसके अंदर हम लोग NaOH डाल देते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ रिएक्शन लिखा है कि जैसे ही आप वहां पर ये डालेंगे, अमोनियम सल्फेट डाला आपने फर्स्ट स्टेप वाला, NaOH डाला, तो वहां से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा और ये अमोनिया गैस ऊपर की तरफ उठेगा। यही अमोनिया गैस है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अमोनिया गैस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया। यहाँ से अमोनिया गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, इस पॉइंट पर अमोनिया गैस कलेक्ट होता है। और यहाँ हम लोगों ने सब पहले से H2SO4 रख रखा है, जिसका कि जो कि स्टैंडर्ड H2SO4 है। आपने इससे पहले भी देखा होगा, मैंने अभी बात की कि स्टैंडर्ड H2SO4 है जिसका वॉल्यूम भी पता है और मोलैरिटी भी मालूम है। और स्टैंडर्ड H2SO4 का ऊपर से अमोनिया आ रहा है, उससे रिएक्शन होगा। पहले से स्टैंडर्ड H2SO4 यहाँ रखा था फ्लास्क में, अमोनिया से रिएक्शन होकर अमोनियम सल्फेट बन गया। अब कुछ H2SO4 यहाँ बच गया होगा, उस H2SO4 को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्टली टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। लास्टली रिमेनिंग H2SO4 इज रिएक्टेड विथ NaOH, ठीक है। NaOH से रिएक्ट कराते हैं। रीजन क्या होता है, बाय टाइट्रेशन वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। तो ये देखिए रिएक्शन यही हो जाएगा। अब H2SO4 जो आपका बचा हुआ है, ठीक है, ये देखिए अमोनियम सल्फेट बनाने के बाद जो H2SO4 बचा है, यहाँ पर जो बचा है, ये जो H2SO4 बचा है, अब वो NaOH से रिएक्ट करेगा और N2SO4 बना लेगा। तो आप यहाँ पर ये पता कर लो कि NaOH आपने ऊपर से डाला तो H2SO4 कितना रिएक्ट हुआ, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे ही ये पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद कितना H2SO4 बच गया था, ठीक है। आइए बेटा, इसके बाद कुछ मैं एक छोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ। अभी हम लोग का मेन काम क्या होगा, इसका कैलकुलेशन, लेकिन वो कैलकुलेशन मैं करूंगा, पहले कुछ नोट करके एक बात बता दो, देख लीजिए इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जेईई मेन के पेपर में एक बार सवाल आ चुका है, मैंने पेपर लिख भी रखा है क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन जो है, या फिर आप नाइट्रोजन कब कब पता नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कंडीशन बनता है जहां पे आप नाइट्रोजन के बारे में नहीं बता सकते, वो कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन द रिंग पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन का मतलब क्या हो गया कि आपका रिंग है, अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, पिरिडीन तो एक एग्जांपल हो गया, नाइट्रोजन अगर रिंग का पार्ट है तब भी आप नहीं बता सकते हैं। अगर नाइट्रो प्रेजेंट है, नाइट्रो की तरह, नाइट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, NO2, अगर ऐसे प्रेजेंट है तब भी आप नहीं बता सकते। अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन इस फॉर्मेट में है, जैसा मैं बता रहा हूँ, रिंग का पार्ट है, नाइट्रो के फॉर्म में है, या फिर डाईएजो ग्रुप किसको बोलते हैं, डाईएजो ग्रुप में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं डाईएजो ग्रुप। अगर ऐसा भी है तब भी आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन थ्रू जेल्डाल मेथड या इसी मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। इसका रीजन क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दीज ग्रुप्स डू नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट, क्योंकि इसमें आपने देखा ना कि आप नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करते हो, लेकिन जब भी वो प्रिडीन टाइप रिंग का पार्ट हो, नाइट्रो हो या डाइजोनियम ग्रुप हो, वो कन्वर्ट होगा नहीं अमोनियम सल्फेट में। तो अगर अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो बाद में आप उससे NH3 गैस निकालोगे कैसे, NH3 निकलेगा नहीं तो H2SO4 से रिएक्ट करेगा, H2SO4 से रिएक्ट नहीं करेगा तो आप बाद में बचे हुए H2SO4 का वॉल्यूम निकाल के या फिर अमाउंट निकाल के कैसे पता लगाओगे कि रिएक्शन में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, वो कैसे पता लगा, आगे देख लेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए पेपर में सवाल भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन बाय जेल्डाल मेथड, मतलब चार में से कौन सा ऑप्शन है जो यूज किया जा सकेगा जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए। तो बेटा देखो, अभी अभी बात हुई अपनी, अभी हम लोगों ने बात किया कि NO2 के फॉर्मेट में है तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नाइट्रोजन देखिए रिंग का पार्ट है, फिर नहीं कर सकते हम लोग। फिर यहाँ देखो, ये तो डाईएजो ग्रुप है तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन देखो इस फॉर्म में ना, यहाँ से ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कर लेंगे एस्टिमेशन बाय जेल्डाल मेथड। अब आ जाइए कैलकुलेशन वाली पॉइंट पे, ठीक है।
कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो लास्ट स्टेप मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। हाँ, ये जो लास्ट थर्ड स्टेप में, या ये देखिए, मैं एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से आपके पास। एक मिनट बेटा, मैं जरा इसको हटा लूँ, ठीक कर लूँ, समझा देता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड बस, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड था फर्स्ट स्टेप में, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 से रिएक्ट कराया, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया, सारा नाइट्रोजन किस में चल गया, अमोनियम सल्फेट। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे आपने H2SO4 का कोई कॉन्सेंट्रेशन आपको पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी अमोनियम सल्फेट को आपने सेकंड स्टेप में लिया और बेस से रिएक्ट कराया NaOH से, जिसके कारण जो यहाँ अमोनिया प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, NH3 में। अब देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था वो फाइनली दो स्टेप के बाद किसमें चला गया, अमोनिया में चला गया, ठीक है। सारा नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में। अब देखो, थर्ड स्टेप से जो बात हो रही है ना, थर्ड स्टेप से जो बात हो रही है, इसमें क्या है कि जो अमोनिया आपका सेकंड स्टेप से निकला है, ये सारा का सारा नाइट्रोजन कहाँ से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसको अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिएक्ट करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है बेटा, कि उसकी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पता है, मतलब आप मोलैरिटी भी पता बोल सकते हो, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही बात है, मतलब एक बात नहीं है, फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकलेगा, पर हाँ, नॉर्मेलिटी मालूम है आपको, और यहाँ पे आपको इसका वॉल्यूम पता होता है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम पता होता है कि आपने इसका 60 ml लिया मान लो, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद कितना बचेगा H2SO4 वो तो नहीं पता है हम लोगों को, ठीक है। मान लीजिए कि ये रिएक्शन के बाद कुछ XML बचा है, अब मेरे को नहीं पता वो XML क्या है, तो उस XML को पता लगाने के लिए, उस XML को पता लगाने के लिए इसको किससे टाइट्रेट किया जाता है, NaOH से। जो H2SO4 यहाँ बच जाएगा, मान लीजिए कि कुछ H2 60 ml आपने लिया था, बाद में कुछ बच गया XML, अब मेरे को नहीं पता वो XML क्या है, तो इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, NaOH से टाइट्रेट करते हैं। और जितने NaOH से ये पूरा H2SO4 खत्म हो जाएगा रिएक्ट करके, वो अमाउंट NaOH का अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि NaOH हम लोग ऊपर से डाल रहे थे टाइट्रेशन में। तो यहाँ ये पता चल जाता है कि ये X की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि आपने इनिशियली 60 लिया था और उसमें से XML लास्ट में बचा रह गया था, तो आप ये पता लगा लोगे कि 60 माइनस एक्स करके कि आपके पास कितना ml H2SO4 अमोनिया से रिएक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है कि इसकी जो H2SO4 हम लोगों ने, देखो थर्ड स्टेप में जो H2SO4 लिया है ना बेटा, ये थर्ड, अभी जब भी मैं H2SO4 बोलूंगा तो आपको थर्ड स्टेप का ही H2SO4 पता होना चाहिए, ठीक है। वो H2SO4 जो कि स्टैंडर्ड H2SO4 है अपने पास, जिसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मालूम है। अच्छा, बाद में जो हम लोग यहाँ NaOH डालते हैं ना, इसकी भी नॉर्मेलिटी पता होती है, इसकी भी वॉल्यूम पता होती है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट देखें। देखो क्या लिखा है कि जो स्टैंडर्ड H2SO4 की भी बात हो रही थी, उसका मैंने VML लिया है। VML मतलब 50 ml, 60 ml, 70 ml, और उसकी नॉर्मेलिटी भी मेरे को मालूम है जो कि N1 है, मैं कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो H2SO4 बचा रह गया था अमोनिया से रिएक्ट के बाद, अनयूज्ड H2SO4, ठीक है, उसका वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं V1, जो कि अपने को नहीं पता है, और उसकी नॉर्मेलिटी तो पहले से मालूम है अपने को क्योंकि वो तो गिवन है। अच्छा, उसको फिर जो बचा हुआ H2SO4 था, लास्ट स्टेप में हम लोग उसका रिएक्शन किससे करा रहे थे, स्टैंडर्ड H2SO4 से, स्टैंडर्ड NaOH, माफ करिए, अब सीधे NaOH मैं बोल रहा था, स्टैंडर्ड NaOH क्यों बोल रहे, क्योंकि उसकी वॉल्यूम पता होती है और नॉर्मेलिटी भी गिवन होती है। वो बोल देगा क्वेश्चन में कि इतना NaOH हम लोगों ने डाला जिसकी नॉर्मेलिटी इतनी थी, वो H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये अनयूज्ड H2SO4 कौन, कि अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद जो बच गया था, ये हो गया अनयूज्ड H2SO4। तो एक बात बताओ कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अनयूज्ड H2SO4 है और स्टैंडर्ड NaOH है, ये दोनों NaOH में ऊपर से डाल रहा हूँ, H2SO4 से रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है। तो अगर रिएक्ट कर जा रहा है तो हम लोग जानते हैं किसी भी रिएक्शन में जो चीज भी रिएक्ट कर रहा है, हर स्पीसी सबके सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ अनयूज्ड H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड NaOH। इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर होगा, क्योंकि बाद में जो बचा हुआ H2SO4 है उसको मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, NaOH से, ठीक है। अब देखो जरा, इसकी, इसका वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी यहाँ लिख दिया मैंने, इसका वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, इक्विवेलेंट ही होता है,
ठीक है, तो यहां से क्या मैं V1 निकाल सकता हूँ? देखिए जरा, यहां से V1 क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड H2SO4, अनयूज्ड H2SO मतलब अमोनिया से रिएक्ट करते समय जो बच गया था वो, तो वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड, अब यहां से देखो आपने V1 निकाल लिया। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना था VML, देखिए यहाँ से, तो अगर VML टोटल वॉल्यूम है, रुक जाइए मैं थोड़ा इसको दूसरे मार्कर से बताता हूँ। अगर VML H2SO4 है, देखो ये टोटल वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम जो बच गया था, तो टोटल वॉल्यूम में से वो वॉल्यूम अगर निकल जाए जो रिएक्ट नहीं किया था, तो वही वॉल्यूम मिलेगा जो रिएक्ट किया था। और ये यूज्ड वॉल्यूम ऑफ H2SO4 किसके साथ, तो जो अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है, ये वो वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम VML था देखिए बेटा, और वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड H2SO4 जिसको बाद में हम लोगों ने NaOH से टाइट्रेट करके पता लगाया, वो क्या है, V1। तो अब उसको आप बोल रहे हो V डैश, समझ में आ रहा है बेटा आपको, V डैश ML। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया। अच्छा, अब आप जानते हो थर्ड स्टेप में क्या रिएक्शन हुआ था अपना, थर्ड स्टेप में रिएक्शन हुआ था NH3 प्लस H2SO4, ठीक है, उसने क्या दिया था, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर जितने इक्विवेलेंट NH3 के होंगे उतने इक्विवेलेंट H2SO4 के होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक रिएक्शन में सारे जो स्पीसीज रिएक्ट कर रहे हैं सबका इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, सेम सेम ही आता है। तो मैंने वहीं से लिखा है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट लिखा है, आप इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, मैं मिली इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम अगर ml में लेते हैं तो मिली इक्विवेलेंट आ जाता है, वॉल्यूम अगर लीटर में लेते हैं तो इक्विवेलेंट आ जाता है। वही जैसे मोल, आपका मोलैरिटी है, उसको वॉल्यूम ml में लोगे तो क्या आ जाएगा, मिली मोल आ जाएगा, और वॉल्यूम अगर लीटर में लोगे तो मोल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर कैसे लिखें, तो देखो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आपको V डैश मालूम है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर आपको ये पता है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 V डैश है, और इसकी नॉर्मेलिटी तो क्वेश्चन में दी हुई थी कि N1 है, तो इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, N1 V डैश, और वही किसके बराबर हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3, तो वही मैंने यहाँ लिखा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3। अच्छा, तो अगर मिली इक्विवेलेंट मालूम है तो मिली इक्विवेलेंट से मैं वेट ऑफ NH3 कैसे लिखूंगा, तो पहले तो ये फॉर्मूला बगल में देख लो, मैंने लिख रखा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इक्विवेलेंट वेट को इस साइड लाके गुना कर लो तो वेट निकल जाएगा। ये वेट अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को किससे गुना करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट से। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ NH3, जो भी आएगा उससे। अब आप पूछोगे सर 1000 से डिवाइड क्यों किया है नीचे, तो 1000 से बेटा इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मिली इक्विवेलेंट है ना, तो मिलीग्राम में निकलता, अपने को किस में चाहिए था, ग्राम में चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक ध्यान दो, यहाँ तक आपको जो पता चल गया कि वेट ऑफ NH3, अभी तक अपना क्या निकला है, वेट ऑफ NH3। आप पूछोगे सर ये N1 क्या है, तो ये हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ये V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड या फिर नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा यहाँ पर, कि अगर मेरे पास 17 ग्राम NH3 है, 17 ग्राम मतलब 1 मोल, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, 1 मोल NH3 के अंदर कितने कितना नाइट्रोजन होगा, तो 2 नाइट्रोजन होगा, ठीक है। मतलब माफ करिए, 17 ग्राम NH3 के अंदर 1 नाइट्रोजन होगा, 1, 17 ग्राम NH3 के अंदर 1 मोल नाइट्रोजन एटम होगा, ठीक है। तो एक इसके अंदर, तो 1 मोल NH3 का वेट होता है 17 ग्राम, 1 मोल नाइट्रोजन का वेट होता है 14 ग्राम। तो 17 ग्राम NH3 के अंदर 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 1 ग्राम NH3 के अंदर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 14/17 ग्राम NH3, 14 ग्राम नाइट्रोजन, सही बात है। तो अगर 1 ग्राम अमोनिया के अंदर इतना है, तो इतने ग्राम अमोनिया के अंदर कितना होगा, देखिए जरा, इतने ग्राम अमोनिया के अंदर कितना होता है, आप बोलोगे सर इधर लाके गुना कर दो, तो मैंने गुना कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया मैंने पुट कर दिया, देखिए 17, ठीक है, तो 17 से 17 गया कट, 1000 यहाँ बचा था, बाकी मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये बच गया, ठीक है। तो ये असल में कितना क्या आ गया, मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया ना बेटा, यहाँ पे मास ऑफ
नाइट्रोजन आ गया। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम मूल चैप्टर का फॉर्मूला है कि जिसका परसेंटेज चाहिए उसका मास आप लिख लो ऊपर, नीचे लिख लो टोटल मास ऑफ दैट, लिख लो टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, या फिर आप ऐसे बोल दो कि लिख लो, ऊपर लिख लो मास ऑफ दैट एटम और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, तो ये होगा परसेंटेज का फॉर्मूला। और आप बोलोगे सर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आएगा, तो ये जो डब्ल्यू है ना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होता है, ठीक है। और मास ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, तो ये बेटा आपने कैलकुलेट किया मास ऑफ नाइट्रोजन, तो ये आप ऊपर पुट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो, तो सब काट कूट के लास्ट में ये फॉर्मूला बचेगा आपके पास, ठीक है। देखिए मैंने काट दिया, तो इस फॉर्मूले को ही आपको ध्यान रखना है फाइनली। और नहीं तो आप पूरे प्रोसेस से भी आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर फॉर्मूले से हो जाए तो फॉर्मूले से लगा लो, अगर प्रोसेस से हो जाए तो प्रोसेस से आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊपर 1.4 नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, वही स्टैंडर्ड H2SO4 का नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो अमोनिया से रिएक्ट किया है, और डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, जिससे कि आप फाइनली सॉल्व करेंगे और परसेंटेज नाइट्रोजन बताएंगे नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब चलिए एक दो छोटा मोटा क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या है, देखो, फॉर द estimation ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ये 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, डब्लू, यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप लोग, 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इन लोगों ने पहले से ही दे रखा है, एक सेकंड रुक जाइए बेटा, ठीक है, यहाँ पहले से ही दे रखा हुआ है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, इसको आप डब्लू बोलेंगे, यही तो डब्लू था ना, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन में दिया है, वॉज डाइजेस्टेड बाय जेल्डाल मेथड एंड द इवॉल्व्ड अमोनिया, दो स्टेप के बाद जो अमोनिया निकला, वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय, देखिए अब यहाँ पूरा डिटेल दे रखा है कि जो H2SO4 का यही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था ना, कि जिसमें उसका वॉल्यूम गिवन हो और नॉर्मेलिटी बोला था मैंने, इसने मोलैरिटी दी, हम इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो अमोनिया है वो एब्जॉर्ब किया गया है इसके अंदर, इस H2SO4 के अंदर, और बोला गया है यहाँ जो H2SO4 था 60 ml, इसी में एब्जॉर्ब किया गया है, तो कुछ 60 ml में से कुछ H2SO4 बच गया होगा जो रिएक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। और वो जो अनरिएक्टेड H2SO4 है, द अनरिएक्टेड एसिड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ NaOH, मतलब जो अनरिएक्टेड एसिड बच रहा है वो 20 ml M/10 NaOH सोल्यूशन से रिएक्ट कर जा रहा है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब यहाँ पर जो आपने अमोनिया इसके अंदर एब्जॉर्ब कराया ना H2SO4 में 60 ml में, तो 60 ml में से मान लीजिए 40 ml यूज हुआ है एब्जॉर्ब करने के लिए, अमोनिया को अमोनिया से रिएक्ट करने के लिए, तो 20 ml बच गया, तो 20 ml जो है वो जो भी बचा होगा एक्स अमाउंट, वो 20 ml ऑफ M/10 NaOH सोल्यूशन से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। अब उसने पूछा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलिए तो सॉल्व करते हैं फिर, सॉल्यूशन लिखो मैं, आई, मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, आई, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखो देखिएगा जरा, टोटल वॉल्यूम, पहले मैं लिख लेता हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड H2SO4, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड H2SO4 देखिए जरा आप लोग 60 ml लिख रखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है मोलैरिटी ऑफ H2SO4, ये स्टैंडर्ड का, तो उसने दे रखा है 1/10, ठीक है। तो आप जानते हो कि कैसे हो जाता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और यहाँ पे H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, तो मैं इसकी सीधे नॉर्मेलिटी लिख दूं, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1/5, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अनरिएक्टेड H2SO4, अनरिएक्टेड H2SO4 इधर ले लो, अनयूज्ड या अनरिएक्टेड बोल दो, ठीक है, या फिर आप अनयूज्ड भी बोल सकते हो, और यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड NaOH ले लो, ठीक है। अच्छा NaOH का V2 कितना दिया है 20 ml, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ देखिए
20 ml दिया है और इसकी मोलैरिटी दे रखी है। अच्छा, क्योंकि NaOH में एक ही OH माइनस निकल सकता था, फैक्टर 1 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी जो होगी वो भी आप क्या ले लोगे, 1/10। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो इसका V1 अनरिएक्टेड H2SO4 कितना बचेगा, जैसे अमोनिया के एब्जॉर्ब होने के बाद कितना बचेगा नहीं मालूम, तो हम लोग नहीं जानते, तो उसको आप छोड़ दो वैसे ही। ठीक है। और साथ में नॉर्मेलिटी लिख लो, कितनी हो जाएगी नॉर्मेलिटी इसकी, 1/5। आपने यहाँ देखा ही नॉर्मेलिटी निकाली मैंने। अब आप यहाँ से क्या करोगे, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 कर दोगे, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 V2/N1। तो N2 कितना है, 1/10, V2 कितना है 20, और V1 कितना है 1/5। बेटा देखो, इससे इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा, इससे इसको काटोगे 10 कटेगा, तो 10 ml आ गया। मतलब कि जो 10 ml था ना, ये अनरिएक्टेड H2SO4 है, अनरिएक्टेड H2SO4। अब आप बेटा खुद ही देखो ना, आपको 60 ml दिया था, यहाँ पे देखो 60 ml दिया था, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि यूज्ड H2SO4 कितना है, यूज्ड H2SO4, तो आप बोलोगे देखो दिया था टोटल 60, इसमें से 10 तो अनरिएक्टेड रह गया, तो बोलोगे 50 ml जो है वो आपका क्या हो गया, यूज्ड H2SO4, यूज्ड जो यूज किया गया है अमोनिया के एब्जॉर्प्शन में। तो आपको पता चल गया, फिर तो कोई इशू ही नहीं, है ना। अच्छा, और ये आपको मालूम है, और साथ में आपसे कोई पूछे कि नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कितना है, तो ये भी आप जानते हो, आप बोलोगे सर 1/5 है, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो आपको परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या मालूम है, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टेड या यूज्ड, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा था आपने वहां पे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा देखो सब मालूम है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, देखो ना यहाँ पे दे रखा है 1.4 ग्राम। तो बहुत आसान आसान वैल्यूज दे रखी हैं, ताकि सारे आसानी से सॉल्व हो जाए। ऊपर तो 1.4 आता ही है, इनटू नॉर्मेलिटी कितना है 1/5, गुने वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना है बेटा 50 ml, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 1.4। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में एकदम आसानी से दे रखा है, भाई ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 10 बार में, तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितना आ जाएगा फिर बताइए, 10%। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर 10% H2SO4 है। देख लो जरा यहाँ तक, बताओ, मेरे को लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, है कि नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।